अलशरा तो इब्राहिम कॉर्ड का हिस्सा भी बन रहे थे। क्या ये सब हादसाती तौर पे हो रहा है या एक प्लान के जरिए हो रहा है? इसराइल तो एक पपेट है ना, पीछे तो अमेरिका बहादुर ही है। गजा का सीज फायर नहीं हुआ, लेकिन अब सवेदा में लड़ाई तो फिर भी हो रही है, चाहे इसराइल ने हमले बंद कर दिए। नेतन्याहू किसी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं है, ना वो अमेरिका के काबू आ रहा है, ना वो इस अपने लोगों के काबू आ रहा है। सीरिया का टूटना एक बहुत खतरनाक अमल हो जाएगा। लेकिन आपकी इतला क्या है, अलशरा सीरिया में है या सीरिया से बाहर चलेगा? कि ये की थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये मगरबी प्लान था। मेरा ख्याल है अमेरिका कभी ये नहीं चाहेगा, क्योंकि उन्होंने अल्लाह अल्लाह करके तो बशारुल असद से जान छुड़ाई है। ये जंग जो 7 अक्टूबर 2023 को शुरू की गई थी गजा की में, उसके बाद ये थम नहीं रही, और जितना नुकसान ईरान इसराइल जंग में इसराइल को हुआ है, जाहिर है उसका लामोहल्ला उसको सियासी नुकसान है। दो ममालिक ने इंतहाई मजबूत किरदार अदा किया, एक पाकिस्तान और एक सऊदी अरब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। नाज़रीन, शाम की बिगड़ती सूरत हाल, ईरान के बाद इसराइल ने शाम पर हमले शुरू किए। लबनान पे ऑलरेडी वो हमले कर रहा है। गजा में अभी तक सीज फायर नहीं हुआ, ईरान के साथ सीज फायर चल रहा है। लेकिन शाम पर जबकि अलशरा जो हैं वो इसराइल के साथ ताउन भी कर रहे थे, उनसे पाबंदियां भी हट गईं। क्या हुआ कि इस वक्त शाम पर हमले इसराइल की जरूरत पड़ गई, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, दिफाई तज्जिया निगार हैं। शाम के मामलात पर मैंने इनकी काफी वीडियोस भी देखी हैं, तो मैंने कहा आज इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम अस्सलाम मुज़म्मिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब, अलशरा तो इब्राहिम कॉर्ड का हिस्सा भी बन रहे थे, उनके इसराइल से ताल्लुकात भी ठीक चल रहे थे, अमेरिका ने पाबंदियां भी हटा दी थी, और ये जो शाम की अब हुकूमत थी ये तो प्रो अमेरिका, प्रो वेस्ट, प्रो अरब, प्रो सारा था। हमने देखा अलशरा और ट्रम्प की मुलाकात भी बिगड़ी कहां से बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबानी आपकी। देखें, पहली बात यह है कि क्या ये सब हादसाती तौर पे हो रहा है या एक प्लान के जरिए हो रहा है, और अगर ये प्लान है तो ये फिर प्लान में कौन कौन शामिल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुड कॉप और बैड कॉप खेला जा रहा है, यानी कि अमेरिका गुड कॉप बना हुआ है और बैड कॉप तो इसराइल है ही। अब मसला यहाँ यह है कि 1984 का अगर जो मॉडल जिसके ऊपर बाकायदा, ये तो अब बात मेरे ख्याल में सबको पता है कि उसके अंदर जो शाम के टुकड़े दिखाए गए थे सीरिया के, वो तो अपनी जगह पे कायम है। और फिर 2006 के अंदर जब कर्नल रैल्फ पीटर ने एक नक्शा बनाया था ब्लड बॉर्डर्स के नाम से, और अमेरिकन डिफेंस जर्नल के अंदर बकायदा ये ब्लड बॉर्डर्स छपा था, तो फिर उसके अंदर तो एक पूरा एक वर्ल्ड ऑर्डर ही चेंज करने की बात हो रही थी नहीं, ना। फिर उसमें तो शाम के 3 हिस्से हैं ना, एक ये जी, सवेदा वाला जो बदूज कबाइल हैं, और एक कुर्दों वाला, और एक शाम। तो जी आपको लग रहा है मैं कि शाम के 3 टुकड़े करने के लिए इसराइल आगे आया है? जी 3 या 3 से ज्यादा फिलहाल तो, जैसे आपने फरमाया। देखिए, इसराइल नहीं इसराइल तो एक पपेट है ना, पीछे तो अमेरिका बहादुर ही है। अगर अमेरिका रोकना चाहे तो क्या नहीं रोक सकता। ये देखिए, अभी आपने ईरान का जिक्र किया, ईरान से 2 दिन कबल मुज़ाकरात से आके आपने हमला कर दिया उनके ऊपर। क्यों किया भाई? अमेरिका अगर चाहता तो इसराइल को जो है वो सीधा करके रख देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद इसी तरीके से आप देख लें कि अभी मशरिक वस्ता के अंदर अभी अमन का कुछ लोगों ने सांस ही लिया था, तो हमने देखा कि फिर गड़बड़ कर दिया उन्होंने। इसके ऊपर बकायदा उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऊपर जो है वो हमला कर दिया, प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास हमला कर दिया, और एक ऐसी हुकूमत के ऊपर हमला किया जिसका आप खुद बता रहे हैं कि वो मगरिब के कुर्ब रखती है। और अहमद अलशरा जो है वो आपको मालूम ही है कि वंस ही वो डिक्लेयर्ड अ टेररिस्ट, और अब जो है वो उनकी गुड बुक्स के अंदर है, और अमेरिका उनके ऊपर मेहरबान भी है। लेकिन इन सब के बावजूद इसका मतलब 2 इसके पहलू हैं। पहला पहलू ये है जो मैंने गुड कॉप बैड कॉप कहा, और दूसरा ये कहा कि शायद ऐसा लगता है कि इजराइल नहीं चाहता कि इस खित्ते में अमन हो। वो ये देख रहा है कि अमेरिका की जो कमजोरी है, यानी कि इसराइल, जो उसके लिए एक, मेरे ख्याल में एक उसका कमजोर पहलू है अमेरिका का, उसका वो फायदा उठाना चाहता है, और वो नहीं चाहता कि मशरिक वस्ता से अमेरिका इतनी आसानी से निकल जाए। अच्छा, और नहीं, अगर वो निकले भी। जी लेकिन जी, आप ठीक फरमाइए। है आपकी बात कि अमेरिका नहीं चाहता इसराइल को, लेकिन हमें देखना पड़ेगा ना ईरान के ऊपर जो एक सीज फायर उन्होंने करके उस सीज फायर को सस्टेन भी कर रहे हैं।
उस सीज फायर को तोड़ा नहीं जा रहा है। इसराइल ने उस सीज फायर की पाबंदी की है, गजा का सीज फायर नहीं हुआ। लेकिन अब देखना यह है कि शाम पे हमले तो बंद किए, लेकिन अब सवेदा में लड़ाई तो फिर भी हो रही है, चाहे इसराइल ने हमले बंद कर दिए तो। देखिए, सवेदा में ये टोटल जो इस टाइम पे दरूश कौम है, जिसके 3 ममालिक के अंदर लोग बैठे हुए हैं, एक लबनान के अंदर है, कुछ उसका हिस्सा जो है वो 1.5 लाख के करीब जो है वो इसराइल के अंदर है, और कुछ ज्यादा जो 7 लाख के करीब आबादी है वो इस टाइम पे यहाँ मौजूद है से सवेदा की तरफ, सीरिया की जानिब। अब जब जैसे ही बशर अल असद की हुकूमत जो है वो वहां से खत्म हुई, उसका खात्मा हुआ, तो उसके बाद हमने देखा कि जाहिर है ये अहमद साहब जो थे, जो इस टाइम पे अहमद अल शरा, ये मौजूद थे और काफी अरसे से इनकी स्ट्रगल जारी थी। लेकिन फिर अचानक एक हफ्ते में काया पलट गई, और वो काया पलटने के अंदर मगरिब का एक खास किरदार है। खैर, वो जो भी हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो गोलान हाइट्स के ऊपर, जो कि इसराइल के कब्जे के अंदर है, उसके ऊपर एक बफर जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया और कहा कि जी ये इमीडिएट, यानी कि अभी बशर अल असद की हुकूमत वो गई कि पीछे ये काम हो गया। इससे उन्होंने जो है बफर जोन कायम कर लिया। सीरिया ये कहता था कि जनाब ये बफर जोन नहीं है, छोटी मोटी झड़पें जारी थी। लेकिन उसके बाद कुछ अभी जो मनाजिर देखने में आए कि इजराइल की जानिब से गेट खोले गए और बहुत सारे जो दरूश कौम के लोग थे वो वहां उनको अंदर आने की, सीरिया के अंदर दाखिले की इजाजत दे दी। अब इसके अंदर तुर्किया और खलीजी ममालिक जो है वो बड़ा उन्होंने इसके ऊपर एहतजाज भी किया है और आलमी सतह के ऊपर एहतजाज उठाया। और तुर्किया खास तौर पर इसलिए क्योंकि तुर्किया को ये इल्म है कि कल को अगर उन्होंने ये काम कर दिया तो फिर जिस 3 टुकड़ों का भी आपने जिक्र फरमाया कि उसके अंदर जो कुर्द लोग हैं, तो फिर कुर्द का तो आपको पता है कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं ब्लड बॉर्डर्स के मुताबिक। अब देखें, ये तो यहां मामला आ गया। अब लेकिन इसके अंदर एक और पहलू है। पहलू ये है कि इजराइल चाहता है कि कॉन्फ्लिक्ट जोन बढ़ता रहे और ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म ना हो, ताकि इजराइल के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट भी होती रहे, मिलिट्री सपोर्ट भी आती रहे। और ये जो ईरान का मामला है ये ज्यादा देर नहीं टिकने लगा। ये भी मैं आपको बताऊं, मेरी कल ही वहां ब्रीफिंग थी, जो बकायदा एम्बेसी के अंदर, ईरानियन एम्बेसी में, जहां उनके जो डिफेंस अटैची हैं कर्नल शहाबी, उन्होंने बकायदा एक बड़ी जबरदस्त ब्रीफिंग दी और वो सारा उन्होंने बताया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन ईरान से इसलिए वो खाइफ है क्योंकि ईरान ने उनको मार मारी है। ईरान ने जो अपने मिसाइल सिस्टम्स थे वो उनके लिए एक सरप्राइज के तौर पर आए, जिससे शदीद नुकसान उठाना पड़ा सहूनी रियासत को। लेकिन अब वो ये भी तो चाहते हैं ना कि अगर इसराइल ने ईरान के बॉर्डर तक पहुंचना है तो वो शाम की जो M4 रोड है उस पर कब्जा करेगा तो ईरान के बॉर्डर तक पहुंचेगा ना इसराइल। तो अब ये बात, तो क्या ये बिल्कुल, हाँ, पहुंच गए, दुरुस्त बात आप कह रहे हैं। देखिए, असल मसला यहाँ ये है कि जब आपने पहले देखा कि जिस तरीके से गजा के ऊपर एक प्रिंसिपल स्टांस लिया ईरान ने, और ईरान की जितनी भी प्रॉक्सीज थी, जिसके अंदर सीरिया भी था, लबनान भी था, खुद जो है फलस्तीन के अंदर जो हमास था, दूसरे थे, तो ये आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उनको वीक किया। इसी तरह उन्होंने वहां हूतियों को जो है वो कमजोर किया। इस सारे प्रोसेस के अंदर जो सबसे बड़ा सेटबैक था वो था शाम के अंदर हुकूमत का तब्दील हो जाना। और जब हुकूमत तब्दील हुई तो उसके बाद जो है काया पलट गई और जाहिर है ईरान को एक नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ। लेकिन असल मकसद तो यही है कि बूट्स ऑन ग्राउंड जो है वो लेके जाना चाहता है। और बूट्स ऑन ग्राउंड का मतलब यही है कि जिस शाहरा का आप जिक्र फरमा रहे हैं, और इसका दूसरा पहलू भी है कि अगर सीरिया के अंदर वो कंट्रोल कर लेते हैं तो उनको बाकायदा जो है एक पोर्ट, शिपिंग पोर्ट जो है वो मुयसर आ जाता है, जो कि इस टाइम पे इंतहाई अहम एक पोर्ट समझा जाता है। जिस तरीके से अफगानिस्तान जो है वो ईस्टर्न राउंड अबाउट ऑफ द वेस्टर्न एम्पायर के लिए हुआ साबित, इसी तरीके से जो ये है ये आपका एक और एक राउंड अबाउट है जहां फौजें आती हैं, दुनिया की आते हैं और वो सीरिया से घूम के फिर वापस चले जाते हैं। ये मसला आज का नहीं है, ये मसला काफी पेचीदा है। दूसरी जानिब जो
जो दरूश कौम है उसके अंदर भी स्प्लिट है। एक वो हैं जो कि प्रो इजराइल है और एक वो हैं जो कि ज्यादा तादाद है वो प्रो सीरिया हैं और वो सीरिया के साथ रहना चाहते हैं। जबकि दूसरी जगह अहमद अल शरा जो है वो ये कह रहे हैं कि जी मैं जो है वो पहले भी इतना अरसा जंग में रहा हूं, मैं दोबारा जंग से नहीं डरता, लेकिन साथ ही साथ वो कमजोरी दिखा रहे हैं। नतीजा ये होगा कि और इसे और इलाका जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जेरे अतात आना शुरू हो जाएगा इसराइल के। आप ये देखें बशरुल असद अच्छे थे बुरे थे मुझे उससे गर्ज नहीं है, जो उन्होंने किया वो अल्लाह जानता है और उनकी कौम जानती है, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने इसराइल के जितने भी अज़ाइम थे उनको खाक में मिलाया हुआ था और एक कौम बनाए रखा। उन्होंने जैसा तैसा करके सीरिया को जोड़े रखा। सीरिया का टूटना एक बहुत खतरनाक अमल हो जाएगा। लेकिन और अभी इससे इसराइल जो है वो गोलान से 18 किलोमीटर अंदर आ गया है। जी बिल्कुल ठीक है, इस टाइम 18 पे किलोमीटर अंदर आके उसने एक बफर जोन बनाया हुआ है ना, 18 किलोमीटर अंदर है वो बिल्कुल। तो जी अब सूरत हाल ये है कि जो सवेदा की सूरत हाल है, एक तो दरूज कबाइल है वहां पे, लेकिन अब कोई खबरें आई हैं कि बद्दू कबाइल वहां पहुंच गए हैं और बद्दू और दरूज की लड़ाई जारी है और बड़ी खूनरेजी हो रही है सवेदा में इस वक्त। जी इस टाइम पे बावजूद इसके कि वो सीज फायर अनाउंस हुआ, लेकिन तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद ही ये जो क्लैशेस थे ये देखने में आए। इसमें मैं आपको ये जरूर बताता चलूं कि इसके अंदर दाइश और दीगर जितने भी आपको पता है वो जो आईएसएल बना था और आईएसआईएस बने थे, ये तमाम जो थे इनके पास इंतहा का ज्यादा जो है वो असला मौजूद है और पूरी दुनिया का लेटेस्ट वेपन इनके पास मौजूद है। अब जो दरूज कबाइल के साथ सवेदा के अंदर जो जंग हो रही है उसका मकसद यह है क्योंकि वहां के जो बद्दू कबाइल हैं उनको ये शक हो चला है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो कबाइल है अगर इनको नकेल न डाली जाए, जैसे मैंने आपको गुजारिश की कि तकरीबन गेट खोले गए हैं और उससे जो है एक सैकड़ों की तादाद में लोग जो है जो दरूज के हैं वो इसराइल की साइड से अंदर दाखिल होते नजर आए। अब ये नहीं मालूम कि उनके पास असला है या लेकिन नहीं दरूज है। के लोग तो इसराइली फौज में मुलाजमत भी कर रहे हैं। दरूज तो उन कबाइल के लोग तो इसराइली बिल्कुल फौज में शामिल हैं, गजा में लड़ते भी नजर आए हैं दरूज वाले तो। जी बिल्कुल वो नजर आए हैं, तो इसका मतलब है वो ट्रेंड लोग हैं, उसके अंदर मुसाद के स्पाइस मौजूद हैं, उसके अंदर दीगर जो टेक्निकल लोग मौजूद हैं सोशल मीडिया से जिनका रिलेटेड हैं, जो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर जो है वो रहे हैं, और वो लेकिन ये लोग जो भी बद्दू शामिल हैं। हैं ये तो प्रो बिशारतुल असद थे एक दौर में। जी देखिए बत्तू जो है वो प्रो बशारुल असद हैं या वो प्रो शाम हैं। देखिए असल बात तो यह है कि वो ऐसे लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि शाम को मुत्तहिद रहना है, शाम को टूटने नहीं देना, क्योंकि ये बात 1984 से दुनिया की किताबों में आ चुकी है कि शाम के टुकड़े करना मगरिब और इसराइल का एक मुत्तहिदा एजेंडा मौजूद है जिसका वो बरमला इजहार बारहा दफा कर चुके हैं। इसलिए बद्दू कबाइल जो है वो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो प्रेसिडेंशियल पैलेस के नजदीक अटैक हुआ और उसके अंदर जो मिनिस्ट्री के ऊपर हमला हुआ, दिफा मिनिस्ट्री के ऊपर, उसके अंदर क्या टारगेट्स थे ये अभी तक ला इल्म है लोग के उसके अंदर कौन से खुफिया टारगेट्स थे, कौन से ऐसे लोगों की फाइलें थी, कौन से ऐसे लोगों के मुतल्लिक इतलात थी जिनके बराह रास्त जो है ताल्लुक जो था वो इसराइल के साथ था, जो एक ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को अमली जामा पहनाना चाह रहे थे। और क्या वो लोग जो थे कहीं ऐसा तो नहीं कि मौजूदा हुकूमत में भी कहीं ना कहीं मौजूद हो, शाम की जो मौजूदा हुकूमत है, ये है वो अहम सवाल। इसलिए मेरा अहमद ख्याल है शरा कि तो ये हमले सीरिया, अहमद आपकी इतला क्या है, अहमद शरा सीरिया में है या सीरिया से बाहर चले गए? जी मेरी इतलात जो है वो अहमद अल शरा जो है वो वहीं सीरिया के अंदर ही मौजूद है, महफूज मुकाम के अंदर मौजूद है, लेकिन दमिश्क में नहीं है वो इस टाइम पे। दमिश्कस जो उनका इस टाइम पे हेडक्वार्टर है, जो जाहिर दारुल खिलाफा है, वहां मौजूद नहीं है, क्योंकि देखा ये गया कि जिस तरीके से टारगेटेड किलिंग की गई ईरान के अंदर, अब वो ये डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि टारगेटेड किलिंग की जाए, इसलिए तमाम उन्होंने जो अपने रवाबित थे यानी कि जितने कम्युनिकेशन थी जो कि खास तौर पर डिजिटल कम्युनिकेशन हैं, उन सब को जो है वो उन्होंने साइड पे किया है और वो किसी महफूज मुकाम के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक जमीनी तौर पे जो उनका कुछ खास चंद लोग हैं उनके साथ रवाबित हैं, लेकिन ये सूरत हाल बड़ी संगीन हो रही है क्योंकि ये जंग खित्ते में फैलती जा रही है और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि इसराइल है और इसराइल के साथ साथ अमेरिका है। लेकिन अब एक बात देखिए ना, ईरान के पास तो कोई ड्रोन थे, कोई मिसाइल थे टू रिस्पॉन्ड बैक टू इसराइल,
अहमद शरा के पास तो कुछ भी नहीं है कि वो इसराइल को जवाब दे सके, इसीलिए हमें उसकी जुबान भी कमजोर और नरम नजर आती है, क्योंकि उसके पास जवाब देने के लिए कोई हथियार ही नहीं है। अब कुछ तुर्की ने ऐलान किया है, लेकिन कितने हथियार और क्या दे सकता है वो भी अहमद शरा को, ये भी एक सवाल है। जी देखिए, जो जंग होती है जाहिर है वो एक बड़ी खतरनाक होती है। तुर्की ने जो बात कही है वो अपनी जगह, लेकिन तुर्की का क्या पूरे सीरिया में इंटरेस्ट है या एक खास मखसूस इलाका जो कि कुर्दिस्तान के हवाले से है वहां इंटरेस्ट है? अगर वो बात है, दूसरी जानिब अलेप्पो है, आपको पता है वहां ऑयल फील्ड्स हैं, उनका एक बहुत ज्यादा बड़ा सिस्टम मौजूद है, तो दुनिया का वहां भी इंटरेस्ट है। फिर इसके अलावा तुर्किया का अपने जो स्ट्रेटेजिक और उनके टेरिटोरियल इश्यूज हैं वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात वो ये है कि इस टाइम पे जो उनका असला उनके पास मौजूद है, एक असला वो जो कि दाइश और दीगर लोगों के साथ से पकड़ा गया, खास तौर पे अमेरिकन असला जो एक बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में वहां मौजूद है। दूसरी जानिब जो है वो ये भी आपको याद है जब फलूजा पे अटैक हुआ था तो उसके बाद कितना एक असला वहां से भी जो है वो आ गया उनके पास, सीरिया के पास। लेकिन इसमें जो ज्यादा उनके पास है वो स्कड मिसाइल्स हैं। इससे अलावा जो उनके कीमियाई हथियार थे वो तल्फ कर दिए गए। इसी तरीके से उनके पास जो दीगर रशियन इक्विपमेंट वो मौजूद है। लेकिन साथ ही साथ जो है वो सीरिया का एक, आपको मालूम है कि डिफेंस पैक्ट था सोवियत यूनियन के साथ, बाद में वो उनका रशिया के साथ हो गया। अब देखना यह है इस सारी सूरत हाल के अंदर रशिया क्या किरदार अदा करता है, क्योंकि बशारुल असद इस टाइम पे रूस के अंदर मौजूद हैं, और अगर वो रूस में मौजूद हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि रूस का इंटरेस्ट सीरिया से हटा नहीं है। और अगर रूस का इंटरेस्ट मौजूद है तो आपको नजर लामहला आता है कि चीन अगर कहीं ना अहमद कहीं। शरा कमजोर होते हैं इस लड़ाई में, उनकी गिरफ्त कमजोर होती है, तो बिशारतुल असद वापस आ सकती हैं? मेरा ख्याल है अमेरिका कभी ये नहीं चाहेगा, क्योंकि उन्होंने अल्लाह अल्लाह करके तो बशारुल असद से जान छुड़ाई है। इसलिए हाँ, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज कुछ और होती हैं, खासतौर पे जो गजा के बाद सूरत हाल, ईरान के बाद सूरत हाल बनी है। अब वो ये वहां कई लोग जो है वो आवाजें उठना शुरू हो गई हैं सीरिया के अंदर कि जनाब हम तो जब ईरान के साथ थे किसी की हिम्मत नहीं थी हमारे ऊपर हमला करने की, जब हम रूस के साथ थे तो तब किसी ने हिम्मत नहीं की, लेकिन अब हमारे ऊपर जो हमले हो रहे हैं इस वजह से क्योंकि हमने अमेरिका की कुर्बत इख्तियार कर ली। और मेरी इतलात के मुताबिक अहमद अल शरा की जो कैबिनेट है उसके अंदर भी ये सवालात अब उठ रहे हैं, यानी कि एक सेकंड ओपिनियन जो है वो डेवलप हो रही है। तो हो सकता है कि, मैं नहीं कहता कि बशारुल असद, लेकिन ये अमेरिका की तमाम कोशिशों पर पानी फेरने के मुतरादिफ होगा। लगता यह है कि इजराइल जो है वो अमेरिका के से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, और अगर नोबेल पीस इनाम हासिल करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप तो फिर उनको ये सोचना चाहिए है कि वो इजराइल के होते लेकिन हुए लेकिन ये नाम तो कभी नहीं लेकिन भूल के भी नहीं मिलेगा उनको। लेकिन कुर्दों की और टर्किश तो सुलह हो गई है ना, काफी सरेंडर हो गया कुर्दों में। और टर्किश और कुर्दों का अब तुर्किया की कुर्दों से वो लड़ाई नहीं है जो पहले थी। जी बिल्कुल, अब वो नहीं है। लेकिन आप देखें ना, PKK वगैरह जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अपनी जगह चल रही हैं। वो अभी तक तुर्की के ऊपर हालिया जो आपने देखा कि उनके इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के ऊपर जो हमले हुए MIT के ऊपर, वो कोई एक मेरे ख्याल में बड़ा आई ओपनर है। इसका मतलब है कि कुर्दिश के साथ उनकी सुलह जो हुई है वो एक खास धड़े के साथ हुई है। और ये कुर्द जो लोग होते हैं ये कभी भी बख्शते नहीं है, ये मैं आपको बताऊं। ये वक्ती तौर के ऊपर जो है वो मेरे ख्याल में मफाद के लिए या किसी ग्राउंड रियलिटी को सामने रखते हुए, क्योंकि उनको मार बहुत पड़ गई थी, जो टर्किश ट्रुप्स थे उन्होंने बहुत मारा था, इस वजह से उनकी कमजोर हो गई थी। मेरे ख्याल में ये उनकी एक हिकमत अमली का हिस्सा है। वो ना कभी सुलह करेंगे ना उनका एक अच्छा, ख्वाब अब जो एक है और मैं उसको आपसे वो तर्क सवाल करेंगे। करना चाहूंगा कि देखें, अगर अहमद शरा की हुकूमत गिरती है तो इसराइल को तो शाम में फ्री वॉक ओवर मिल जाएगा ना, वहां कोई हुकूमत नहीं होगी। तो क्या ईरान के लिए इस वक्त अहमद शरा को सपोर्ट करना जरूरी नहीं है कि वो अपनी दुश्मनी अहमद शरा के साथ रखेंगे, चाहे इसराइल उनके बॉर्डर तक पहुंच जाए अहमद शरा को हटाता हुआ? देखिए, विदाउट ए मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग ये कभी भी मुमकिन नहीं होगा। पहली बात यह है कि ईरान जो है वो बहुत ज्यादा, जाहिर है उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। उसका असला जो है वो 12 दिन के अंदर जितना इस्तेमाल हुआ, जो उसके पास मिसाइल्स हैं, और उसको ये अच्छी तरीके से मालूम है कि ये जंग जो है ये जंग बंदी नहीं, ये सफ बंदी के लिए जंग बंदी की गई है। तो उनको ये बात बखूबी इल्म है, और उसी के लिए वो, अब आप देखें कि आपको डिफेंस डील्स करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस सब के बावजूद
باوجود جب تک بشار الاسد وہاں نہیں ہوں گے ایران میرے خیال میں کوئی ایسا اقدام نہیں کرے گا. اور احمد الشرا جو ہے ان کو بھی یہ احساس ہو چلا ہے کہ مغرب نے ہمیشہ کی طرح ان کو بھی شاید ڈچ کرا دیا ہے, یا پھر ایک گریٹر مقصد کے لیے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں, یہ مغربی پلان تھا, تو پھر یا تو ایک گریٹر پلان کی طرف آہستہ آہستہ جو ہے وہ پیش قدمی کی جا رہی ہے اور اس کی جانب جو ہے وہ دن بدن انکروچ کیا جا رہا پھر ہے. آپ تو یہ لیکن کہہ رہے ہیں کہ شام میں ایک لمبی لڑائی ہوگی, پراکسی لڑائی. شام میں ایک ترکی بھی لمبی چاہے لڑائی گا شروع کہ ہوگی. شام کی حکومت نہ گرے, وہ اسرائیل کو روکنے کے لیے. عرب بھی چاہیں گے کہ احمد الشرا نہ گرے, اسرائیل چاہے گا احمد الشرا گرے. تو آپ کو وہاں ایک لمبی پراکسی لڑائی نظر نہیں آتی جو کئی سال چلے گی اب شام میں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ اس پراکسی کے اندر جو ہے بہت سارے لوگ عراق سے بھی جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے, آپ کو معلوم ہے, اور اسی طریقے سے دیگر علاقوں سے انکیچمنٹ ایریا جو ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں گے, کیونکہ یہ جنگ جو 23 اکتوبر 2023 کو شروع ہوئی تھا, اپنا 7 اکتوبر 2023 کو شروع کی گئی تھی غزہ کی میں, اس کے بعد یہ تھم نہیں رہی اور یہ خطے کو مزید لپیٹتی چلی جا رہی ہے. اور گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے وہ ایک دفعہ بہت مضبوطی سے ابھر کے سامنے آ رہا ہے, اور نیتن یاہو کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ وہ امریکہ کے قابو آ رہا ہے, نہ وہ اس اپنے لوگوں کے قابو آ رہا ہے, باوجود اس کے کہ اس کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. لیکن اگر وہ وار تھیٹر کھولتا ہے تبھی اس کو اندر پولیٹیکل ارینا میں جو ہے وہ مضبوط رہے گا. اگر وہ وار تھیٹر ختم کر دیتا ہے تو پولیٹیکلی اس کو ڈیفیٹ ہوگی, کیونکہ جتنا نقصان ایران اسرائیل جنگ میں اسرائیل کو ہوا ہے ظاہر ہے اس کا لامحالہ اس کو سیاسی نقصان ہے, اور رجیم چینج وہاں ہونے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی, اس لیے اس نے ایک نیا فرنٹ کھول لیا, یعنی کہ دے وانٹ پیس ایٹ دا اسٹیک آف دا وار. وہ جنگ کر کے جو ہے وہ اپنے ملک میں امن قائم رکھنا چاہتے ہیں, لیکن عرب ممالک کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن کے نکلا ہے, اور خاص طور پہ اس سے آئل پرائسز جو ہیں وہ بہت متاثر ہوں گی. امریکہ کے جو اس ٹائم پہ پیس کی جو ایک پروسیس ہے جس کو وہ یہ چاہ رہے ہیں وہ بری طریقے سے متاثر ہوا ہے, ان کی ساکھ متاثر ہوئی ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ ڈائریکٹ کھلے عام چیلنج دیا ہے نیتن نہیں, یاہو پر نے آپ کہ سمجھتے نہیں جاؤ جو تم نے کرنا ہے کر محمد لو. بن سلمان کو بھی سیٹ بیک ہے. دیکھیں نا, جیسے محمد بن سلمان نے الشرا اور ٹرمپ کی صلح کرائی اور جس طرح انہوں نے کیا, کریڈٹ لیا, ان کا تو سارا کیا ذرا ضائع ہو گیا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ محمد بن سلمان ایم بی ایس بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ مجھے ڈچ کیا گیا ہے؟ دیکھیں محمد بن سلمان صاحب جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس ٹائم پہ امریکہ کا ایک بہت بڑا ان کا اتحاد ہے ان کے ساتھ اور ایک بہت بڑا کردار ادا کیا, لیکن محمد بن سلمان صاحب کی پالیسیز کو اگر آپ غور کریں تو انہوں نے ایران اسرائیل جنگ کے اندر ایران کا بھرپور ساتھ دیا, یہ بھی چاہے وہ ڈپلومیٹکلی تھا, اور اس بات کا کوئی اور نہیں بلکہ جو رضا امیری مقدم ہیں جو ایران کے سفیر ہیں پاکستان میں, انہوں نے مجھے خود بولا کہ دو ممالک نے انتہائی مضبوط کردار ادا کیا, ایک پاکستان اور ایک سعودی عرب. یہ دیکھ لیں آپ, یہ وہ کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو صورتحال بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ اس خطے کے اندر سعودی عرب کو ایک اچھا کردار دینا چاہ رہا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کو کسی صورت تسلیم کیا جائے, اور اس کے لیے اگر وہ سعودی عرب کی آشیرواد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے بالفرض, تو پھر آپ یہ دیکھیں وہ سعودی عرب کو کیا ناراض کر سکتا ہے, کیونکہ سعودی عرب کو یہ بات معلوم ہے اچھی طریقے سے کہ اگر ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو پھر نیکسٹ ٹارگٹ جو ہے وہ سعودی عرب خود ہوگا اسرائیل کا, اس لیے وہ اسرائیل کے ہیجمونک ڈیزائن سے جو ہے وہ اس ٹائم پہ خائف ہیں. نہیں, پر دیکھیں جو شام کی اور اسرائیل کی لڑائی ہے وہ تو ایم بی ایس کے لیے ایک دھچکا ہوگی نا. شاید غزہ کی لڑائی اتنی دھچکا نہیں ہے, تہران ایران اسرائیل لڑائی ان کے لیے دھچکا نہیں ہے, لبنان اسرائیل لڑائی ان کے لیے دھچکا نہیں ہے, پر شام اسرائیل لڑائی تو محمد بن سلمان کے لیے ایک دھچکا ہے. مزمل صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے اور جس کو کہتے ہیں نا آرکیٹیکٹ تھے سارے پیس پروسیس کے, اس سارے شام کے اندر جو عمل تھا. آپ کو یاد ہے کہ کتنے سخت ان کے ریلیشنز خراب تھے سعودی عرب اور شام کے, اور پھر انہوں نے آخری دنوں میں ایون بشار الاسد جو ہے وہ وہاں پہنچے بھی, لیکن اس کے بعد جو ایک گریٹر ایجنڈا تھا اس کے اوپر عمل ہوا. تو وہ تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بیبی ہے نا جی, یہ جو احمد
الشرع ہے یہ تو ہمارا بھی ہے اور اس کی وجہ سے ہم ایک امن جو ہے اس خطے کے اندر لائیں گے، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ ان کے اس خواب کو چکنا چور کیا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں ان کو یہ خیال ضرور ہے کہ اس سب کے پیچھے امریکہ بہادر جو ہے اس کا کہیں خاموشی سے جو ہے آپ کو وہ یہ نہیں ایک نظر آتا آشیرواد موجود ہے۔ کہ پاکستان، ترکی، سعودی عرب سب مل کر احمد الاشرا کو اسلحہ بھی دیں گے اور وہاں پراکسی لڑائی بھی اسرائیل کے ساتھ لڑی جائے گی، اور اب اسرائیل کے ساتھ جو بیٹل گراؤنڈ ہے وہ شام ہوگا؟ دیکھیں پاکستان نے ماضی کے اندر آپ کو پتا ہے پاکستان ایئر فورس نے ایک بڑا مضبوط کردار ادا کیا تھا، پاکستانی پائلٹس آج بھی ہیرو کی جانب سے پڑھائے جاتے ہیں ان کے سبق کے اندر بچوں کے، اور پاکستانی پائلٹس کو بڑا وہ عزت دیتے ہیں، پاکستان کو بڑی عزت دیتے ہیں۔ ہاں پاکستان اپنی، کیونکہ یہ اگر بات پراکسی کے اوپر ہی آ گئی ہے اور بات یہی آ گئی ہے کہ آپ کو اپنی سرحدوں سے باہر لڑنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے پاکستان کے لیے، یہ بڑا ضروری ہے سعودی عرب کے لیے، یہ بڑا ضروری ہے ایران کے لیے کہ وہ تمام مل کے اسرائیل کو ایک دفعہ اس کی اوقات دکھائیں، اور جب تک یہ اوقات نہیں دکھائی جائے گی، کیونکہ پہلے اسرائیل نے جو حملہ کیا یہ سوچ کے کہ ایران ایک کمزور ملک ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن میسائل ٹیکنالوجی 12 ماک کی سپیڈ سے چلنے والے حاجی قاسم میسائل جو تھے 500 کلو گرام وار ہیڈ لے جانے والے، یہ ان کے لیے ایک اچھمبے کی بات تھی، ان کو نہیں معلوم تھا کہ ایران کی طرف سے ایسا زبردست رسپانس آئے گا، اور پھر کیلکولیٹڈ رسپانس تھا۔ اب جو دیکھا یہ جاتا ہے کہ اب نظر ان کو یہ آ رہا ہے کہ جی سیریا جو تھا وہ نسبتاً ایک کمزور ٹارگٹ تھا، کیونکہ ان کے پاس ایسے آرمی موجود نہیں ہے، اس طرح سے اسلحہ موجود نہیں ہے، بشار الاسد جو ہے ملک سے چلا گیا، ملک کے اندر سویدہ اب کے اندر جو ہے وہ لڑائی شروع ہو گئی، دیگر جگہوں کے اوپر جو ہے جھڑپیں جاری ہیں، تو ایسی صورت میں انہوں نے ایک نسبتاً سافٹ ٹارگٹ جو ہے وہ چنا۔ لیکن اگر یہ بات پراکسی کے اوپر آئی ہے تو میرے خیال میں آپ کو بہت جلد جو ہے وہ ریٹیلیشن ملے گی، لیکن فی الحال تو انہوں نے ریٹریٹ کرنے کا جو ہے ایک ایجنڈا بنایا ہے، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ احمد الشرع ریٹریٹ کر رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ کیا اسرائیل ماننے کے لیے تیار ہے، کیا وہ یہاں رک جائے گا یا یہ معاملہ آگے سے آگے چلتا چلا جائے گا۔ بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا، اٹ واز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ۔